करते हैं बड़ा ध्यान से। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हेपेटाइटिस बी की तरफ। हेपेटाइटिस बी में कौन सा डीएनए है? सर्कुलर डीएनए है। उसके अंदर जो आरएनए था वो लीनियर था, ठीक है, एक सीधी लाइन में था। ये डीएनए है, आरएनए नहीं है। और इसके पास इन्वेलप मौजूद है। ये कौन सा सेंस है? नेगेटिव सेंस है। इसका दूसरा नाम है सीरम हेपेटाइटिस। इसका दूसरा नाम क्या है? सीरम हेपेटाइटिस। ये किस तरह से इसकी अलामत क्या है? ये बिल्कुल हेपेटाइटिस ए की तरह, मतलब जो कुछ आपने वहाँ पे पढ़ा था इसके सिम्टम्स यहाँ पर वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये ट्रांसमिट कैसे करता है? ट्रांसमिशन इसकी किस तरह से होती है? ट्रांसमिशन ये किस तरह फैलता है? ये 3 तरीकों से फैलता है। वो आपका जो बताया था फीकल ओरल रूट था, ये 3 तरीके हैं। ट्रांसमिशन इज बाई 3 वेज। नंबर 1, खून देने से। एक शख्स पहले से मरीज है, उसने खून दिया किसी और को, वो लग जाएगा। दूसरा है सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, 2। और तीसरा है पेरेंट्स। अगर माँ बीमार है उस बीमारी, तो उसका जो बच्चा होगा वो भी इस बीमारी में लग सकता है। तो ये 3 तरीकों से शख्स को या बच्चे को हेपेटाइटिस बी लग सकता है। इसका इलाज क्या है? ट्रीटमेंट इसका क्या है? इसका ट्रीटमेंट है अल्फा इंटरफेरॉन। ये दवाई का नाम है बाकायदा, ठीक है। तो ये अल्फा इंटरफेरॉन हम दे सकते हैं और इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। तो वे अपने सिर्फ याद रखने के वैक्सीन है, यानी इसके लिए वैक्सीन है, वे देते हैं। हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है उसका नाम क्या है? HCV वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस HCV। ये इसके पास इन्वेलप है और ये आरएनए है और वो पॉजिटिव सेंस है। ये 3 बातें मैंने आपके लिए अलग से वो बताए थे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, भूल जाएंगे वैसे। ये कैसे ट्रांसमिट होता है? ट्रांसमिशन इसका क्या है? ये सिर्फ खून के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। अगर खून दिया तो ट्रांसमिट होगा, बाकी किसी दूसरे रास्ते से ट्रांसमिट नहीं होता। अच्छा, लाइक हेपेटाइटिस बी वायरस, इसके अलामात, इसके सिम्टम्स, इसके जो अलामात है वो किस तरह से है? बी की तरह, हेपेटाइटिस बी वायरस। और हेपेटाइटिस बी का किस तरह है? तो जो कुछ ए में आपने पढ़ा था वो इधर ही है, ठीक है। तो ये हमारी और आपकी सबकी बचत हो गई। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट अल्फा इंटरफेरॉन और रिबावायरिन, ये 2 ड्रग्स अपने नाम याद रखने। इसके लिए ये 2 तरह के ड्रग्स आते हैं। जब भी किसी को हेपेटाइटिस लग जाता है तो आप चेक करो, उसको डॉक्टर ने दवाई दी, उसमें ये कोई चीज़ ज़रूर मौजूद होगा। ये वो बदकिस्मत है जिसके अंदर इसके लिए हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। देयर इज़ नो वैक्सीन अवेलेबल। और बार बार कई बार MCQs आया हुआ है कि किस किस के लिए वैक्सीन है और किसके लिए नहीं है। सो फॉर A and B देयर इज़ वैक्सीन, बट C डोंट हैव एनी वैक्सीन। अब हेपेटाइटिस डी की तरफ आते हैं। हेपेटाइटिस डी क्या है? ये आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है और जो वायरस का नाम है उसका नाम है HDV उसका नाम, हेपेटाइटिस डी वायरस, आरएनए इन्वेलप्ड। इसके बारे में एक स्पेशल बात जो किसी में आपको नजर नहीं है कि स्पेशल बात क्या है। ये वायरस तभी लगता है जब किसी शख्स को पहले से बी वायरस लग गया हो। तो ये वायरस पार्टनर है बी का। अगर किसी को बी लगा हुआ है तो फिर ये हो सकता है। अदरवाइज ये आप उठाओ डायरेक्ट किसी शख्स के अंदर इसको डाल दो, उसके खून में डाल दो, होता कुछ नहीं है। इसको कौन चाहिए? बी वायरस चाहिए। क्यों? हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ जब ये वाला वायरस होगा HDV, ये दोनों साथ होंगे। हेपेटाइटिस बी वायरस इसको एक खास किस्म का प्रोटीन देगा, ले ले, इसका नाम है बाइंडिंग प्रोटीन। ये हेपेटाइटिस बी वायरस उसको देगा। इस प्रोटीन की मदद से ये जाकर इंसान के सेल के अंदर जो लिवर है, लिवर सेल्स, लिवर के जो सेल है, उस लिवर सेल के अंदर ये दाखिल हो जाता है इस एक प्रोटीन की मदद से। ये उसका चाबी है। अगर उसके पास ये वाला प्रोटीन नहीं है,
ये कुछ नहीं कर सकता। तो दैट इज़ वाई ये इफेक्टिव तब होगा जब हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ ये होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी वायरस, आगे क्या लिखा हुआ है, कैप्सिड दैट कंटेन बाइंडिंग प्रोटीन। इस वायरस के पास अपना कैप्सिड है कि नहीं है, होगा, ज़रूर होगा कैप्सिड। उस कैप्सिड के ऊपर प्रोटीन ज़रूर होगा। उस प्रोटीन का नाम क्या है, बाइंडिंग प्रोटीन। ये किस से लिया हुआ है, हेपेटाइटिस बी से लिया हुआ है। हत्ता की बुक में ये भी लिखा हुआ था कि ये जो इसका इन्वेलप है, ये इन्वेलप भी इसने कहाँ से लिया हुआ है, हेपेटाइटिस बी वायरस से लिया हुआ है। तो प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम एचबीवी, बाइंडिंग प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम एचबीवी कैन इंटर द लिवर सेल्स। लिवर सेल के अंदर गया तो बस फिर खून में भी चला जाएगा। अच्छा, ये कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकता है। ट्रांसमिट के लिए मैं यहाँ पर अब सिर्फ टी लिखूंगा, ठीक है। ट्रांसमिशन विया ब्लड, ये विया का लफ्ज़ जब भी आपको कहीं पे नजर आ जाए तो विया का मतलब, वाया का मतलब क्या है, थ्रू, थ्रू, ठीक है, की मदद से, खून के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, खून देने से ट्रांसमिट होता है, या आप सिर्फ सीरम दे दें, सीरम मतलब खून से आरबीसी निकाल के बाकी जो लिक्विड है वो दे दें, उससे आप ये ट्रांसमिट हो जाता है। ये भी किस तरह है, इसकी अलामत हेपेटाइटिस बी की तरह है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर है बनिस्बत हेपेटाइटिस बी के। इसका इलाज क्या है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए जो इलाज था उसके लिए है, यानी इसके लिए अल्फा इंटरफेरोन आप दे सकते हैं, और वैक्सीन इसके लिए नहीं है, देयर इज़ नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर इट, तो ये कह सकते हैं। हेपेटाइटिस ई की तरफ आते हैं, ये क्या बला है, ये है नॉन इन्वेलप्ड आरएनए वायरस, ठीक है। और इसका कौन सा सेंस है, पॉजिटिव सेंस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इन्वेलप है नहीं है, इन्वेलप है यानी याद रखना पड़ेगा, तो कंफ्यूज होना, मैंने एग्जाम नहीं देना, आपने देना है, मैं कुछ देर के बाद भूल जाऊंगा, आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। ये इसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है, ट्रांसमिशन टी फीकल ओरल रूट, ऑलरेडी आपको पता है व्हाट इज मीन बाय फीकल ओरल रूट। इसका ट्रीटमेंट क्या है, TREAT, ट्रीटमेंट इसका क्या है, नो एंटीवायरल और वैक्सीन। इसके लिए ना तो एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल है, ना वैक्सीन अवेलेबल है, खाली आइडेंटिफाई किया गया है, कुछ नहीं है। इसके लिए एहतियात क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉपर हाइजीन। हाइजीन का मतलब क्या है, सफाई सुथराई का ख्याल रखना। ये जो सफाई सुथराई है ये हर एक में आपको मिलेगा, हर हेपेटाइटिस के टाइप में कहता है कि अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो तो ये एहतियात लाजमी है, या वैक्सीन ले लेते हैं, वैक्सीन। अब यहाँ पर हेपेटाइटिस ख़त्म हो गया, हेपेटाइटिस हो गए उसके टाइप्स। ये एक और है हर्पीज सिम्प्लेक्स, ये वायरल डिजीज़ है, हेपेटाइटिस नहीं है, बस वायरल की डिजीज़ है। इस डिजीज़ में क्या होता है, छाले बन जाते हैं, ठीक है। छाले मतलब पानी से भरे हुए दाने, पानी से भरे हुए दाने। ये अराउंड द माउथ भी आ सकता है और सेक्सुअल ऑर्गन के आसपास भी बन सकते हैं, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन लाइक पेनिस एंड वजाइना। हर्पीस सिम्प्लेक्स हमारे पास, ये जो बीमारी है दो तरह की, एक है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, जिसको HSV1 कहा जाता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1, और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2। ये दो तरह के बीमारी है। जो टाइप 1 है वो उसको बोलते हैं ओरल हर्पीज, ओरल हर्पीज, क्योंकि ये माउथ के आसपास ही इसके छाले बन जाते हैं। और ये जो वायरस है, ये जो बीमारी काज करते हैं उसका नाम है जेनिटल हर्पीज। तो दो वायरसेस है, जो 2 है वो जेनिटल हर्पीज कॉज करते हैं, और जो 1 है वो ओरल हर्पीज कॉज करते हैं। जेनिटल लफ्ज जो है ये हमेशा याद रखिए, जेनिटल लफ्ज इज ऑलवेज यूज फॉर द पेनिस एंड वजाइना। अच्छा, इनके अंदर जो अलामात है वो कॉमन है, मतलब इस तरह से कॉमन है कि पहले इसकी तरफ आते, ओरल हर्पीज। ओरल हर्पीज कैसे फैलता है, सलाइवा के थ्रू, जो मुंह के अंदर पानी है इसके थ्रू जो है ये चला जाता है। तो अगर आप इस शख्स का टूथब्रश इस्तेमाल करोगे या उसका खाने का बर्तन इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है उसके अंदर उसका सलाइवा गया हो तो लग सकता है। और दूसरा क्या, फिजिकल कांटेक्ट, जिधर से छाले हैं मुंह पर, अगर उधर आपका हाथ लग गया तो वो हाथ आपने मुंह को ले आया तो लग सकता है, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट विद सोर, सोर क्या होता है, जिधर छाले बने हुए, जिधर दाने हैं उसको बोलते हैं सोर, जो इन्फेक्टेड एरिया है।
तो अब इसकी ट्रांसमिशन आ रही टी फॉर ट्रांसमिशन। ये टूथब्रश से फैल सकता है, ईटिंग यूटेंसिल से भी ये फैल सकता है, मतलब वो जो कुछ खा रहा है ईटिंग वो इस्तेमाल करने से। सोर के लिए कभी हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ब्लिस्टर भी कहते हैं, पानी से भरे हुए दाने छाले। इसमें होता क्या है कि ब्लिस्टर पानी से भरे हुए दाने नजर आएंगे, अपीयर ऑन द लिप्स और द सेक्सुअल ऑर्गन। अगर तो ओरल हर्पीज है तो फिर ये छाले लिप्स पर नजर आएंगे, और अगर ये जेनिटल हर्पीज है तो यही छाले सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर नजर आएंगे। इनका इलाज क्या है? एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं इनके लिए, एंटीवायरल ड्रग्स हम देते हैं। ये ख़त्म हो गए, अब लास्ट में आते हैं पोलियोमाइलिटिस की तरफ। पोलियोमाइलिटिस बहुत कॉमन बीमारी है, पोलियो सब लोग जानते हैं इसको। इसका वायरस का नाम क्या है? आरएनए, और उसके पास कोई इन्वेलप नहीं है, आरएनए नॉन इन्वेलप्ड वायरस है। ये किस तरह फैलता है? इसकी ट्रांसमिशन कैसे होता है? फीकल ओरल रूट। और ज़रा अब इसका ज़रा मैकेनिज्म थोड़ा सा बुक में दिया हुआ है। कहते हैं कि जैसे ही ये मुंह के अंदर किसी रास्ते से आ जाता है ये वायरस, तो चला जाएगा आपके स्टमक में, स्टमक से चला जाएगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से ये अपने आप को खून में शामिल कर देगा। जैसे इंटेस्टाइन से खुराक खून में जाता है, इस तरह ये अपने आप को इंटेस्टाइन से खून में लेके जाएगा। और बहुत बहुत मैकेनिज़म्स उसके होते हैं, बॉडी का अपना जो डिफेंस सिस्टम है, मैक्रोफेज वगैरह सबको कैसे बाईपास करके चला जाता है। खून में जाके खून के थ्रू फिर ये जाएगा आपका जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा। तो इसका रास्ता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से खून में, खून से स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स होते हैं, मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व वगैरह आपने सुना है। मोटर नर्व आपको पता है कि ये वो नर्व है जो हरकत के साथ है, मूवमेंट के साथ। जब आप हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं या अपनी टांग को ऊपर आगे पीछे कर रहे हैं, ये कौन सा नर्व करता है? ये मोटर नर्व करता है, मोटर नर्व। ये वायरस इस मोटर नर्व को डैमेज करता है। जब मोटर नर्व डैमेज होगा तो जो टांग है, टांग को जो नर्व मिल रहा है वो जब डैमेज हो जाएगा तो टांग के अंदर मूवमेंट नहीं होगी, ये ग्रो नहीं करेगा, ये कमज़ोर पड़ जाएगा। ठीक है, और जो पोलियो के मरीज़ आपने देखे होंगे वो इससे वजह हो सकता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड मोटर नर्व डैमेज हो जाता है। इसके लिए वैक्सीन हमारे पास है। वैक्सीन का खाली नाम याद रखिएगा, एक का नाम है साक वैक्सीन। आपको इसकी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, खाली नाम याद रखो भाई साक वैक्सीन क्या है, एटलीस्ट इतना पता चले कि पोलियो का वैक्सीन है साक। और एक ऐसा वैक्सीन है जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, जिसको IPV कहा जाता है, इसको इंजेक्ट किया जाता है। और सेबीन वैक्सीन है जिसको आप लोग ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, OPV, जो बच्चों को कतरे पिलाते हैं। तो ये उसके वैक्सीन हो गए, इसके नाम अपने याद रखना है, उसका मैकेनिज्म अपने याद कर दिया। अब आगे हम लोग सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। कैसे पोलियो के बारे में कुछ और मैं आपको बता